Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I'm ready to train your brain. Are you? So, our today's topic is water cycle. Last वीडियो मैंने आप लोगों के लिए वाटर का अपलोड किया था, जिसमें कि वाटर के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी. आज हम बात करेंगे वाटर साइकिल की. वाटर साइकिल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक सभी स्टैंडर्ड्स में पढ़ने के लिए मिल जाता है. तो वाटर साइकिल को हम लोग कलेक्टिवली यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो आप किसी भी स्टैंडर्ड में इसको स्टडी करें, लेकिन वाटर साइकिल तो जैसा रहता है उसका सिस्टम वैसा ही रहेगा. तो फिर इसको एक साथ हम यहाँ समझते चलेंगे. तो इसीलिए यहाँ मैंने क्लास मेंशन नहीं किया है. वैसे जनरली मैं क्लास मेंशन करके ही आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ. तो वाटर या वाटर साइकिल में या वाटर के जितने भी टॉपिक हैं वो ऐसा ही होता है कि आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी में कुछ कुछ पार्ट उनका पढ़ने को मिलता है. तो वो सारे ही टॉपिक जो है एक साथ मैं आपके लिए यहाँ लेकर आई हूँ. तो इसलिए चलिए आज बात करेंगे हम लोग वाटर साइकिल के बारे में. तो वाटर साइकिल के बारे में बात करने से पहले हम लोग दो पॉइंट्स के बारे में अच्छी तरह आज समझ लेते हैं. लास्ट जो वाटर का मैंने आपको वीडियो अपलोड किया उसमें मैंने आपको समझाया था कि स्टेट ऑफ वाटर. तो उसमें जो वाटर की स्टेट्स के बारे में मैंने बताया, वहां पर दो टर्म्स मैंने मेंशन किए आपके साथ, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. तो इसको थोड़ा सा हम आज डिटेल में समझ लेते हैं. इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस व्हेन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू द वाटर वेपर ऑन हीटिंग. इसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन. तो इवेपोरेशन के प्रोसेस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से लेके आपकी बॉइलिंग पॉइंट तक हर टेम्परेचर पे होती है, लेकिन इस प्रोसेस को हीटिंग इफेक्ट करती है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीटिंग जो है बढ़ेगी वाटर की, और जब हीटिंग इंक्रीज होगी तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी. यानी कि ज़्यादा हीट मिलने पर ज़्यादा इवेपोरेशन होता है वाटर का. इसीलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि समर सीजन में जब आप कपड़े धोकर फैलाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जो है वो ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है समर सीजन में, और विंटर सीजन में इंटेंसिटी कम होती है जो सनलाइट की. तो इस वजह से आपके कपड़े देर में सूख पाते हैं. या फिर आपने कभी देखा होगा कि आप फ्लोर वगैरह क्लीनिंग करते हैं अपने घर में, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद वो गीला फ्लोर जो है वो अपने आप सूख जाता है. तो ये वाटर जो है डिसअपियर हो जाता है कुछ समय बाद अपने आप. या आपने कभी देखा होगा कि किसी सड़क पर कहीं पानी भरा हुआ है समर सीजन में, तो कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाता है अपने आप. तो ये सब किस वजह से होता है? ये सब जो है इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से होता है. और उस इवेपोरेशन के लिए हीट कहाँ से प्रोवाइड होती है नेचर में? वो डायरेक्ट सनलाइट से हीट प्रोवाइड होती है. तो इसी तरह इवेपोरेशन की प्रोसेस जो है नेचर में चलती रहती है बाय सनलाइट. तो इस प्रोसेस के चलने से जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें जो है वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो वाटर पाया जाता है. तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर की जितनी भी मात्रा होती है उसको मॉइस्चर कहते हैं. तो इस तरह से इवेपोरेशन की प्रोसेस की वजह से वाटर जो है वेपर की फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. वहीं दूसरी बात की थी मैंने कंडेंसेशन की. तो कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. यानी कि जब इवेपोरेट वाटर होता है, यानी गैसियस फॉर्म जो वाटर की होती है उसको कंडेंस करा जाए, यानी कि उसको कूल डाउन किया जाए, अगर यानी उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, तो वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगा. इसके एग्जाम्पल आप समझेंगे इस तरह से कि कभी आपने देखा होगा समर सीजन में आप वाटर बॉटल निकाल कर रखते हैं रेफ्रिजरेटर से बाहर, तो क्या होता है थोड़ी देर उसको बाहर रखने पर आपकी वाटर बॉटल पर कुछ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं अपने आप. तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? क्या वो उस बॉटल में से वाटर निकल कर बाहर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. आपके जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो उस बॉटल के कॉन्टेक्ट में जितनी भी वाटर वेपर आई, तो उस वाटर से उसको क्या हुआ? कूल डाउन हुई, वहाँ उसका कंडेंसेशन हो गया, और वो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो है धीरे धीरे कर आपकी बॉटल के ऊपर कलेक्ट होती जाती है, जो कि टाइनी ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेती है. तो इस तरह से आपको कंडेंसेशन की प्रोसेस समझ में आई होगी यहाँ से. तो ये जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है ये क्लाउड फॉर्मेशन में भी काम आती है. तो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब एटमॉस्फेयर में सनलाइट पड़ती है आपकी किसी भी वाटर बॉडी पर, तो वहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है. वो इवेपोरेट होकर मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाता है. जब एटमॉस्फेरिक एयर पर भी उस समय जो है सनलाइट पड़ रही होती है, तो जो वो एयर हीट अप होती है, तो एयर जो हीट अप होकर राइज अप होती है, यानी ऊपर की तरफ जाती है. तो वो राइज अप होकर एयर और कहाँ पहुँचती है? वो ऊपर पहुँचती है, हाई एल्टीट्यूड पर पहुँच जाती है. तो हाई एल्टीट्यूड पर आपको पता है कि वहाँ पर टेम्परेचर फिर से
से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे। तो जब हाई एल्टीट्यूड पर वो आपकी हीट अप एयर पहुंचेगी तो उसके साथ मॉइस्चर भी पहुंचता है, तो वहाँ पर वो जो मॉइस्चर है उसको अब टेम्परेचर उसका डाउन होना शुरू होगा, तो वो वहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। वो वाटर जो मॉइस्चर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेता है कंडेंस होकर, और क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है डस्ट पार्टिकल्स के साथ बाइंड अप होकर, क्योंकि थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल भी एटमॉस्फेयर के साथ राइज अप हो जाते हैं। तो इस तरह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। वो क्लाउड्स के छोटे छोटे पैचेस जो है मिलकर एक बिग चंक ऑफ क्लाउड बना लेते हैं, और फिर जब बहुत ज़्यादा वाटर कंडेंस हो जाता है, जब क्लाउड्स उसको उसका वेट बियर नहीं कर पाते तो वो रेन की फॉर्म में हमारे पास आता है। ऐसे ही एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में, जैसे कि हिली एरिया में जहाँ एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत टेम्परेचर डाउन रहता है, वहाँ पर जो है वो रेन नहीं होती है। वहाँ पर क्या होता है, वो जो वाटर है वो सॉलिड फॉर्म में नीचे आता है एज स्नो की फॉर्म में हमें मिलता है। तो इतनी प्रोसेस समझने के बाद अब हम बात करेंगे वाटर साइकिल की। तो वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है नेचर में, जहाँ पर कि वाटर जो है अर्थ सरफेस से पहुंचता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से क्लाउड फॉर्मेशन होकर वापस से जो है अर्थ सरफेस पर वो वाटर आ जाता है। तो इसको समझने के लिए हम पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको समझेंगे। जैसे कि नेचर में क्या होता है कि ये हमारे माउंटेन्स हैं, हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है। माउंटेन एरिया से आपको पता है रिवर्स निकलती हैं, तो ये मान लीजिए माउंटेन एरिया से रिवर निकल रही है, और ये रिवर आके कहाँ मिलती है? सी में, ओशन में, सी में, या फिर तो ये आपको पता ही है, हो गया आपका ओशन, ये रिवर, और ये माउंटेन्स हो गए, हिली एरिया, हिल्स। अब जो एटमॉस्फेयर में क्या है कि पेड़ पौधे भी होते हैं भाई, तो ये मान लीजिए आपका फॉरेस्ट रीजन हो गया, ठीक है। और ये पूरा इतनी चीजें आपको जो है एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, तो यही सब वाटर साइकिल में काम आती है। तो किस तरह से, या फिर यहाँ पर रिवर के साथ साथ कहीं पुडल्स है, कहीं पॉन्ड है, तो इस तरह से मान लीजिए ये पॉन्ड है, ये लेक है, ये पुडल है, इस तरह से ये सब है। तो सबसे पहले क्या होगा, सब जगह सनलाइट पहुंचती है, तो आपको पता ही है ये हमारा सन है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से वाटर साइकिल चलती है। तो पहले क्या देखने को मिलता है हमें कि सनलाइट जब आती है तो क्या होता है, इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। इवेपोरेशन, सबसे ज्यादा इवेपोरेशन जो है वो ओशन वाले पार्ट से ही होता है, क्योंकि ओशन में ही सबसे ज्यादा वाटर अवेलेबल होता है सनलाइट में, और वहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो सबसे ज्यादा जहां ज्यादा सरफेस एरिया होगा वाटर का, वहीं से ज्यादा इवेपोरेशन भी होगा। तो आपने देखा भी होगा कि जो सिटीज जो है सी शोर पर होते हैं, जैसे कि मुंबई है, गोवा है, या आपका ये चेन्नई है, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है कि थोड़ा सा ह्यूमिड होता है ना यहाँ का एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर बहुत होता है कि कोई भी सीजन हो तो सनलाइट पड़ेगी ओशन पर, तो वहां पर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में अपने आप ही ज्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा चिप वाला सा मौसम नहीं होता, आप कभी जाए यहाँ देखने तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपका स्किन पर फील होगा जैसे कुछ चिप ऐसा हो रहा है, तो वो इस वजह से ही, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे की बात। एक बात और यहाँ बताने की कि ओशन में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो मेराइन वाटर होता है, सलाइन वाटर होता है, वो हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए जो है वो सुटेबल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, और इसको हम ड्रिंकिंग के लिए प्यूरिफाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होती है वो प्रोसेस। लेकिन वाटर साइकिल के केस में सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन ओशन से होता है, तो फिर जब रेन की फॉर्म में वो जो फ्रेश वाटर बन के मिलता है हमें, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है हमें? ओशन से ही मिलता है। तो यहाँ पर ओशन ही हमारे लिए फ्रेश ज़्यादा सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर का। जब इवेपोरेट होकर वो पानी जो है फ्रेश वाटर में चेंज होता है, सबसे ज्यादा ओशन से ही होता है। तो ठीक है, यहाँ पर शुरू होती है इवेपोरेशन की प्रोसेस। इवेपोरेशन कहाँ से होगा? ओशन से भी होगा, रिवर से भी होगा, लेक से भी होगा, इन सभी वाटर बॉडीज से इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी, जिससे कि एटमॉस्फेयर में क्या पहुंचेगा? मॉइस्चर पहुंचेगा। और एक और प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, जो कि होती है प्लांट्स में। प्लांट्स की लीव्स में, प्लांट्स जो भी वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, तो उसका कुछ पार्ट तो वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज में यानी रेस्पिरेशन और फूड मेकिंग में यानी फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट उनके पास पहुंच जाता है वाटर का, उसको वो अपनी लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा नाम के, उनके थ्रू जो है बाहर छोड़ते रहते हैं एटमॉस्फेयर में एज वाटर वेपर की फॉर्म में। तो ये जो वाटर वेपर है वो भी कहाँ पहुंचेगी? एटमॉस्फेयर में ही पहुंचेगी थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो
इस तरह से वाटर वेपर जो है अवेलेबल होती है हमारे लिए एटमॉस्फेयर में। अब ये जो वाटर वेपर मॉइस्चर जो कुछ भी है एटमॉस्फेयर में आया, तो ये कहाँ हीट अप होकर राइज होगा। यहाँ इन सब प्रोसेस से क्या मिला हमें, इवेपोरेशन की प्रोसेस से और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से मिलता है वाटर वेपर। और वाटर वेपर यहाँ हीट अप होकर क्या होगा, राइज अप होगी, राइज अप होकर ऊपर पहुंचेगी तो यहाँ क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन जाएंगे क्लाउड्स, ऊपर जाकर क्लाउड्स बन जाए। अब ये क्लाउड्स जो है वो रेनी सीजन में जो है रेन होगी यहाँ पर, या फिर अगर हिली एरिया में होगा ये तो यहाँ पर स्नोफॉल होगी। ठीक है, ये स्नोफॉल करेंगे यहाँ पर तो यहाँ जो है ग्लेशियर्स बन जाएंगे। हिली एरिया में यहाँ ग्लेशियर बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब समर सीजन आएगी, विंटर सीजन में ये होता है, और ये रेनी सीजन में रेन अवेलेबल होती है। और मानसून में मैंने आपको बताया है कि रेनी सीजन जो है यानी मानसून सीजन जो है विंटर में भी होता है और समर में भी होता है। तो विंटर में भी जो रेन आएगी वो डायरेक्ट पहुंचेगी। तो रेन वाटर जो है वो कहाँ पहुंचता है, वो आपका फॉरेस्ट में भी पहुंचेगा, कुछ पार्ट रिवर में भी पहुंचेगा, कुछ पार्ट पॉन्ड्स में, कुछ लेक में, कुछ पुडल्स में पहुंचेगा। तो इस तरह से सब जगह रेन जो है वो सभी को वाटर अवेलेबल करा दिया। और मोस्ट पार्ट जो है वो कहाँ पहुंचेगा, ओशन में पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि ओशन का एरिया ज्यादा है, तो रेन अगर उधर होगी तो वो पार्ट भी जो है ओशन में पहुंचेगा। और इनडायरेक्टली भी बहुत सारा रेन वाटर का पार्ट जो है वो ओशन में ही पहुंचता है। किस तरह से कि ये जो जितना भी रेन हुआ यहाँ से रिवर में जो पार्ट पहुंचा, तो रिवर जो है फाइनली कहाँ जाकर, ओशन में जाकर ही खुलती है। तो जितना भी पार्ट रिवर में पहुंचेगा रेन वाटर का, वो सारा जाके ओशन में ही मिलता है। तो इस तरह से फिर क्या होता है, रेन के थ्रू वापस से सरफेस पर आ गया ना वाटर। और यहाँ अगर ये जो स्नोफॉल हुआ है, स्नोफॉल में समर सीजन में फिर यहाँ ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो वो जाके पानी रिवर में आएगा और रिवर से पहुंचेगा ओशन में। तो इस तरह से नेचर में जो है वाटर की एक साइकिल चलती रहती है कि अर्थ सरफेस से वाटर पहुंचता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से फिर से जाके पहुंचता है अर्थ सरफेस पर। तो इस तरह से जो वाटर साइकिल है वो नेचर में चलता रहता है। तो वाटर साइकिल को अगर आपको रिटन क्वेश्चन आ रहा है आपका कि वाटर साइकिल को आप रिप्रेजेंट करिए डायग्रामेटिकली, या और साथ में उसके बारे में कुछ आपको लिखना भी है थोड़ा, तो 3 या 4 पॉइंट में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप वही लेंगे इवेपोरेशन वाला, कि सबसे पहले आप यही बताएंगे कि कैसे वाटर इवेपोरेट होता है, कैसे वाटर का इवेपोरेशन होता है सनलाइट के थ्रू, कहाँ से होता है। तो आप बता देंगे रिवर, पुडल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशन, हर जगह से वाटर का इवेपोरेशन होता है। सेकंड पार्ट में आप क्या बताएंगे कि एयर जो है वो हीट अप होकर राइज अप होती है। तो सेकंड पार्ट में आप ये बता देंगे एयर राइजेस अप बाय हीटिंग। थर्ड पार्ट में आप ये बता देंगे कि जो राइजिंग एयर है, राइजेस अप एयर है, वो जाकर क्लाउड फॉर्मेशन करती है। तो थर्ड में आप कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन की प्रोसेस को यहाँ पे बताएंगे कि कंडेंसेशन के थ्रू किस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। और फोर्थ पार्ट में आप ये बता देंगे कि क्लाउड से जो है रेन एंड स्नो की फॉर्म में जो वाटर है वो वापस से कहाँ पहुंच रहा है, अर्थ सरफेस में। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स से आप अपनी बात को यहाँ रख सकते हैं। अब हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल की बात हम यहाँ कर लेते हैं कि नेचर में वाटर साइकिल जो चलती रहती है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी 2 इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात तो ये कि वाटर साइकिल की वजह से ही जो है फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल होता है। क्योंकि जितना भी फ्रेश वाटर हमारे लिए अवेलेबल है, मैंने आपको बताया है पहले भी कि ओनली 3% फ्रेश वाटर जो है हमारे यूज के लिए अवेलेबल है। तो वो कैसे फिर से रिन्यू होगा, तो वो जो है वाटर साइकिल की वजह से ही रिन्यू होता है, इवेपोरेट होता है। और रेन वाटर और स्नो जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, मैंने आपको बताया। तो ये जो है रिन्यूएशन ऑफ फ्रेश वाटर है, इसके थ्रू होता है, यानी कि हमें फिर से मिलता है फ्रेश वाटर। तो रिन्यूएशन ऑफ फ्रेश वाटर, पहला काम तो ये होता है इवेपोरेशन की, वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंस पहली तो ये है। और दूसरा ये है कि फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको कांस्टेंट रखता है ये। क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर
को क्या करता है, ये कांस्टेंट करता है। कांस्टेंट करता है मतलब अगर वाटर साइकिल नहीं चलेगी नेचर में, वाटर साइकिल नहीं बनेगी, तो क्या होगा, फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कांस्टेंट कैसे रहेगी, यानी कि जो हम कंज्यूम करते जाएंगे फ्रेश वाटर तो वो खत्म होता चला जाएगा, फिर वापस से नहीं बन सकता ना। तो ये दो जो है वो इंपॉर्टेंस होती है वाटर साइकिल की। तो इस तरह से आपको ये वाटर साइकिल समझ में आई है। वाटर साइकिल समझने के साथ हम यहाँ ये भी समझते चलेंगे कि रेन वाटर जो हमें अवेलेबल होता है सरफेस पर, उसको किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रेन वाटर के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर आपके साथ। रेन वाटर ऑन सरफेस क्लासिफाइड एज, यानी रेन वाटर जो हमें अर्थ सरफेस पर मिलता है उसको हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो जनरल इन 4 पार्ट्स में हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला तो सरफेस वाटर। सरफेस वाटर से मतलब है कि जो भी अर्थ सरफेस पर रेन जो का वाटर आके गिरता है तो वो कहाँ जाता है, या तो रिवर्स में जाएगा, या पॉन्ड्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, पुडल्स में जाएगा, या फिर क्या होता है कि थोड़ा सा परकोलेट्स थ्रू सॉइल, परकोलेट्स टू सॉइल, यानी सॉइल में थोड़ा सा जो है सोख लिया जाता है तो वो परकोलेट हो जाता है सॉइल में। तो ये सरफेस वाटर के जो है ये यहाँ पहुंचता है। सेकंड, रन अवे वाटर। रन अवे वाटर से मतलब ये है कि जितना भी वाटर बॉडीज में पानी जा रहा है वो रनिंग वाटर ही रहता है, और रन अवे वाटर जो है वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, ओशन या सी में ही पहुंचता है रिवर्स के थ्रू। तो रन अवे वाटर का ये हो गया। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे सॉइल वाटर की। इसको क्लासिफाइड किया जाएगा एज सॉइल वाटर। सॉइल वाटर क्या होता है कि जितना भी परकोलेट हो जाता है सॉइल के थ्रू वाटर, उसको सॉइल वाटर बोलते हैं। वो सॉइल में क्या रहता है कि सॉइल उसको अपने अंदर सोख के रखती है। तो वो जो सॉइल वाटर है वो कौन यूज करता है, वो मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल वाटर यूज होता है बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो है उसको अपनी लाइफ एक्टिविटीज में यूज करते हैं। प्लांट्स में एब्जॉर्प्शन हो जाता है रूट्स के थ्रू, और फिर वो उनको, तो जो सॉइल वाटर है वो किसके लिए होता है, मोस्टली पार्ट उसका बनता है प्लांट्स के पास। ठीक है, अब नंबर 4 पर आएगा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में ग्राउंड वाटर से मतलब जो है जो भी पार्ट जो है सॉइल में परकोलेट किया वो सीप्स डीप इन द सॉइल हो जाता है, यानी कि जो जहां भी आपकी कच्ची सड़क है या मिट्टी वाला पोर्शन होता है वहां पर जो है वो पानी जो है सोखता जाता है, वो सूखता जाता है अर्थ में, और कहाँ पहुंच जाता है, वो बेड रॉक के ऊपर जो है वहां पर जाकर कलेक्ट हो जाता है। तो जो बेड रॉक के ओवर द बेड रॉक ये पहुंचता है, ओवर द बेड रॉक। तो बेड रॉक के ऊपर जो है वो एक तरह से जो है अंडरग्राउंड लेक्स होती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, एक्विफर। ये एक्विफर जो है वो क्लीन वाटर का सोर्स होता है हमारे लिए। ग्राउंड वाटर जो हमें मिलता है वो ये एक्विफर ही होती हैं, जिसके थ्रू हम पंप से या फिर हैंड पंप से या बैल डिग करके या फिर ये जो इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं उसके थ्रू एक्विफर से हम वाटर जो है वो निकाल कर यूज करते हैं ग्राउंड वाटर को। लेकिन ये जो एक्विफर्स हैं इनका ये जो लेवल है, यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो हर जगह अलग अलग होता है। तो एक्विफर्स का जो अपर मोस्ट सरफेस होती है एक्विफर की, वहां से ही हम वाटर को पंप करके यूज करते हैं। तो उस अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द एक्विफर इज कॉल्ड वाटर लेवल। वाटर लेवल, तो ये जो वाटर लेवल है यानी कि ग्राउंड वाटर का वाटर लेवल जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरीज होता है। जैसे कहीं पर तो 40 फीट पर ही पानी होगा, कहीं 80 फीट पर होगा, कहीं 120 फीट पर होगा। तो इस तरह से अलग अलग जो है मेजरमेंट होता है बोरिंग करने का अलग अलग जगह पर। तो इस वाटर लेवल को कभी कभी कहीं कहीं वाटर टेबल भी मेंशन किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं वाटर लेवल को वाटर टेबल भी मेंशन किया जाता है, लेकिन वाटर टेबल बहुत कम जगह यूज किया जाता है, वाटर लेवल ही ज्यादातर मैंने देखा है यूज होते हुए। तो आप समझ रहे हैं ना वाटर लेवल क्या है, एक्विफर का अपर मोस्ट पार्ट जो कि हमें अवेलेबल होता है अपने डेली रूटीन के यूज के लिए, यानी फ्रेश वाटर का, तो वो होता है वाटर लेवल। तो इतना ये सब रेन वाटर ऑन सरफेस का क्लासिफिकेशन और ये जो है वाटर साइकिल, ये आज आपको इस वीडियो से अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो अब आपके लिए
चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट भी कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।